पंडित जी, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो मसला है उस पर चर्चा करेंगे क्या आप? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है, ओके। मैंने कहा पहले आपसे पूछ लूं, अगर बता देती बीजेपी तो 6,000 करोड़ आखिरकार वो है किसके? अरे भाई क्यों नहीं, हम पूरे देश में पार्टी चला रहे हैं, आप ये बताइए ना। हाँ। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो ये कह रहे हैं जिन्होंने चंदा दिया आपको, उनके यहाँ पहले रेड पड़ी और फिर उसके बाद उन्होंने चंदा दिया, जैसे नहीं ये गलत, ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है। ये इसका ये बिल्कुल आधार, ये फ्यूचर गेमिंग का नाम सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल। कौन है? नहीं, फ्यूचर गेमिंग एक कंपनी है। हाँ। जो 2003 से 2000 आप देखिए, ये तो बहुत पहले से ये कांग्रेस के साथ इन्होंने किसको चंदा नहीं दिया? कौन सी ऐसी पार्टी है, मुझे लिस्ट में बता दीजिए। नहीं, फ्यूचर गेमिंग का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। ये दावा कर रहे हैं कि भाई वो 215 करोड़ का मुनाफा हुआ, चंदा दिया आपको 1368 करोड़ का। एक मदन लाल लिमिटेड का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं 1 करोड़ 81 लाख मुनाफा हुआ और चंदा दिया 183 करोड़ का। ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया। तिलक जी, फॉर्मूला सारा समझ में आएगा। हाँ। अभी भाई 21 करोड़ का प्रॉफिट दिखाने वाली कंपनी 310 करोड़ का चंदा कैसे ले लेती है? देखिए कैसे इस कंपनी का 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और उसने आपको चंदा दिया 310 करोड़ का? तिलक जी, जब तक सारी चीजें देश के सामने नहीं आती, जब तक मैं और आप किसी कंपनी का, हम कोई ऑडिटर नहीं है, हम कोई ऑडिट नहीं करते। बिल्कुल सही। पहले भी पार्टी चंदा लेती होंगी, हमने कभी चाइना से चंदा नहीं लिया, हमने कभी ऐसे किसी व्यक्ति से चंदा नहीं लिया। हाँ। या चंदे की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने किसी को फायदा नहीं पहुंचाया। हाँ। आप ये देखिए, जिस फ्यूचर तो फिर इन्होंने आपको ये चंदा क्यों दिया? क्योंकि ये अभी सेठी साहब ये दावा कर रहे थे, कह रहे कि 30 प्रमुख डोनर जो हैं जिन्होंने आपको चंदा दिया, 30 ऐसे लोग हैं, कंपनियां हैं, उनमें से 14 के खिलाफ जांच एजेंसियां जांच कर रही है। आप ये देखिए 14 के खिलाफ, और उन्हीं से आपने चंदा ले लिया। आप तिलक जी, इतने चंदा देखिए, अगर चंदा देने के बाद भी उनके खिलाफ जांच ना की गई हो, तब मुझे बताइए कि जांच रुक गई। जी ने क्यों नहीं पूछा कि ये पैसा कहां गया, ये किस पार्टी को दिया गया है? ठीक, पंडित जी ये कह रहे हैं कि चंदा देने के बाद अरबों के ठेके दिए या फिर कई फर्जी कंपनियों की उन्होंने औकात से ज्यादा कई गुना का बॉन्ड खरीदे, उसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं। तिलक जी आप ये बताइए, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो क्या आम आदमी पार्टी को चंदा दे रहा था? आप ये देखिए पंजाब में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। तो ये वही लोग हैं। नहीं, ये बॉन्ड की बात कर रहे हैं। मैं भी बॉन्ड की बात कर रहा हूं, पर ये सब चीजें डिबेट पे कहना अच्छा लगता है। आप चीजों को कहेंगे या तथ्यों के आधार पर बात करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। जी, 30 डोनर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हैं, उनमें से 14 पर ईडी का मामला है। तिलक राज जी, आपके ऊपर, आपके परिवार पर कभी ऐसा ना हो कि 2 तारीख को आपके रेड हो, आप लॉयर के दफ्तर नहीं जाते और 7 तारीख को आप एसबीआई जाके चुनावी बॉन्ड खरीदते हैं। मतलब मैंने पहली बार सुना कि 10 तारीख को एक मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का अरेस्ट होता है ईटी में, और 15 तारीख को उसी कंपनी के नाम से चुनावी बॉन्ड खरीदे जाते हैं। मतलब ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि आपके ऊपर एक फाइनेंशियल एजेंसी एक रेड मारती है, आपको अरेस्ट करती है, आपकी फाइलें जब्त करती है, उसी समय में आपके यहाँ से एक आदमी जाके एसबीआई में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा होता है। उसके बाद भी अगर आप बोलते हैं कि गलत नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि हम बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक कंपनी जिसका 20 करोड़ रुपए का मुनाफा है, वो 400 करोड़ रुपए दान कर रही है। सोचिए, 20 करोड़ रुपए का मुनाफा है, उसके टर्नओवर से भी ज्यादा वो चुनावी चंदा दे रही है। एक कंपनी है जिसका फ्यूचर गेमिंग, जिसपे 400 करोड़ रुपए की ईडी ने एसेट अटैच कर दी है, वो 1300 रुपए का चंदा, 1300 करोड़ का चंदा दे रही है। तो ये पैसा जो है, ये उसी बच्चे का पैसा है जिसके लिए स्कूल नहीं बना, जिसको अनाज नहीं मिला। पंडित जी वो बार बार उसी विषय पर आ रहे, कह रहे हैं अब ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, पहले छापा फिर बॉन्ड। नहीं तिलक जी, हम तो चाहते हैं ना कि आप मुद्दा बनाइए तो सही, आप मुद्दे बनाइए और सारी चीजें हैं, अब जनता ही फैसला करेगी इसका, और जनता को जो फैसला आएगा देखना। फिर आप ये मत बोलना कि ये तो ईवीएम में सेटिंग हो गई, ये तो ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। जो शीला दीक्षित जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और केजरीवाल जी लेके अपनी जेब में घूमते थे, इतना घोटाला। अब ऐसे में कोई आप उस वक्त की याद दिलाते हैं तो फिर ना जाने अन्ना जी भी याद आ जाते हैं, अन्ना जी भी याद आ जाते हैं। अब कहाँ है अन्ना जी? क्या देश में इलेक्ट्रो बॉन्ड मुद्दा बनेगा? देखिए, हम तो नहीं चाहते मुद्दा बनाना, अगर ये लोग चाहते हैं तो वेलकम बनाए। अच्छा, आप नहीं चाहते ये मुद्दा बने? देश में महंगाई मुद्दा बनेगी? देखिए, महंगाई
कोई मुद्दा नहीं है तिलक जी। क्यों मुद्दा नहीं है? नहीं है। कि महंगाई, आप सिर्फ महंगाई एक पैमाने पे तोल रहे हैं। महंगाई को जो है हम और बहुत सारी चीजों पे जोड़े। अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा बनेगी? देखिए तिलक जी, ये बेरोजगारी का मुद्दा कहाँ है? आप ये बताइए कि जो हम स्किल की बात कर रहे हैं, जो एमएसएमई की बात कर रहे हैं, जो हम रोजगार की बात कर रहे हैं, जो हम इंडस्ट्रीज बनाने की बात कर रहे हैं, जो इम्पोर्ट हम रोक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं। अच्छा, आप इसके साथ 3 मुद्दे और। राम मंदिर मुद्दा बनेगा? नहीं, राम मंदिर मुद्दा बिल्कुल मुद्दा था, मुद्दा तो खत्म कर दिया हमने। मुद्दा था, राम मंदिर मुद्दा बनेगा। इन्होंने मुद्दा बनाया था, मुद्दा अच्छा, खत्म कर दिया। सीएए अब तो मुद्दा राम मंदिर बनेगा? बन चुका। सीएए मुद्दा बनेगा? देखो ये देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी, हमने वो चीजें पूरी की हैं। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चुनाव में सीएए वाला मुद्दा बनेगा? यूसीसी सीए नहीं, मुद्दा क्यों? आप ये विपक्ष मुद्दा जो मर्जी बनाए, पर जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से कमिटमेंट किए थे, जो वादे किए थे, उनको पूरा किया है। अब विपक्ष की मर्जी है, जो मर्जी मुद्दा बनाए, हमें क्या आपत्ति है? हमें तो जनता की यूसीसी और सीए तो आपको मुद्दा बनाना है ना सर, मैं तभी पूछ रहा था। देखिए तिलक जी, मुद्दा जो है, जनता जिस मुद्दे को समझ जाए वही मुद्दा है, और कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, यूसीसी सीए मुद्दा बनेगा, मैंने बस इतना पूछा था आपसे। अब आप देखिए तिलक जी, अब मैं इसमें क्या, हमारी तरफ से कोई मुद्दा नहीं है भाई। हमने कानून बनाया, कानून लागू कर दिया। हमने क्या भाई, आप ही बताइए, संवैधानिक तरीके से कानून बना, संसद में पास हुआ, चीजें हुई। ये राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगोगे आप? देखिए हम देखिए, एक कोई भी राजनीतिक दल है, हर राजनीतिक, कौन वोट नहीं मांगेगा? आम आदमी पार्टी वोट नहीं मांगेगी, कांग्रेस नहीं मांगेगी, कौन नहीं मांगेगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, राम मंदिर के नाम पे तो वोट मांगोगे ना आप? नाम पे तो हम तो अपने काम के नाम पे वोट मांगते। जिन्होंने चंदा दिया आपको, उनके यहाँ पहले रेड पड़ी और फिर उसके बाद उन्होंने चंदा दिया, जैसे नहीं, ये गलत, ये जो बात है, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल आधार, सत्य कभी छुपता नहीं है। आज देश की जनता के सामने ये सच आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। अभी तक तो केवल ये भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेने का काम करते थे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ने और जो पीएम केयर फंड जो बनाया, जिसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, इन 2 बातों ने देश की जनता के कान खोल दिए, देश की जनता के आंख नाक कान सब कुछ खोल दिया है। जनता इसका जवाब चुनाव में देगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को गुमराह करके इस देश नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करने का काम किया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। 1979, अगर मैं सही हूं तो ये वो साल था जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री कैसे बने थे? इंदिरा गांधी के करीबी वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री कैसे बने थे? वो कहते थे बोफोर्स घोटाला हुआ। उदय भाई कहते थे ना वीपी सिंह जी, बोफोर्स घोटाला हुआ। वो कहते थे कि मेरे पास ये देखिए, मेरे जेब में एक लिस्ट निकालते थे, ऐसे कहते थे, ये देखिए, ये सभी दलालों के नाम हैं जिन्होंने रिश्वत दी, रिश्वत ली, सबके नाम हैं इसमें। प्रधानमंत्री बनूंगा, एक एक का खुलासा कर दूंगा। देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना। राइट बुधे भाई, गलत तो नहीं कह रहा? जी बिल्कुल। रुद्र प्रताप जी, यही था ना मसला? बोफोर्स कांड में जेब में पर्ची लेकर वीपी सिंह जी घूमते थे और कहते थे कि ये सभी दलालों के नाम लिखे हैं इसमें। प्रधानमंत्री बने, वो पर्ची आज तक कभी जेब से नहीं निकाल पाया कोई। मालूम है ना सबको। और उनसे जब किसी पत्रकार ने पूछा तो बोले ना, भूल जाओ पर्ची। कहां गई वो पर्ची किसी को नहीं मालूम।